हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, मैंने 2005 से लेकर 2024 तक के जितने भी PYQ है यानी UGC नेट के जितने भी पेपर हुए हैं हमारे, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। आज ये अपनी 35वीं क्लास है। ठीक है, 34 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके आप क्लासें देख सकते हैं भाई। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भाई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है भाई, कौन सा ऐसा आचार्य है जिसने अपभ्रंश को लोक भाषा नहीं कहा है बल्कि देश भाषा कहा है। तो वरुचि है, हेमचंद्र, भरतमुनि है या बाणभट्ट है। तो भरतमुनि क्या है भाई, भरतमुनि ने भी अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, व्रजयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है। जो व्रजयान है भाई, उसमें महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है, ये पूछा गया है। तो प्रज्ञा और उपाय के योग से, शून्य और विज्ञान से, देवताओं के युगनबद्ध स्वरूप से या गुहा प्रवृत्ति से। तो प्रज्ञा और उपाय के योग से क्या है, महासुखवाद दशा की प्राप्ति मानी गई है व्रजयान में भाई। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्तियाँ। कवि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्तियाँ हैं ये। तो भाई कबीरदास की है, नामदेव की है, सुंदरदास की है, ठीक है, रैदास की है। कबीरदास की, नामदेव की, रैदास की या सुंदरदास की ये पंक्तियाँ हैं भाई। तो वही ये नामदेव की पंक्तियाँ रहेंगी। तो किसकी पंक्तियाँ रहेंगी, ये नामदेव की पंक्तियाँ रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदीप के रचयिता हैं। ज्ञानदीप जो रचना है उसके कौन रचयिता है, ये हमें बताना है। तो कासिम शाह, जायसी, मंझन, शेख नवी। तो शेख नवी क्या है, ज्ञानदीप के रचयिता है। ठीक है भाई। और इसमें भाई जो ज्ञानदीप है उसके पात्र कौन कौन से रहे हैं। तो राजा ज्ञानदीप पूछा जाता है, राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण पात्र है भाई इसके। पांचवा क्वेश्चन है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये कथन किस आलोचक का भाई। क्या गोस्वामी के प्रादुर्भाव, गोस्वामी किसको कहा जाता है, तुलसीदास को। ठीक है, तुलसीदास को गोस्वामी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये कथन किसका है भाई। तो रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंदुलारे वाजपेयी का। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य आलोचक क्षेत्र में मील के पत्थर माने जाते हैं। आप सभी को इस बात का पता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा, राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है भाई। राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास है, केशवदास है, स्वामी अगरदास है या हृदय राम है। क्या भाई, हृदय राम है। तो छठे क्वेश्चन का अपना सी आंसर ठीक रहेगा। स्वामी अगरदास राम ध्यान मंजरी के क्या है, रचयिता रहेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग भाई इनकी ध्यान मंजरी भी है, ठीक है, पदावली भी है, कुंडलियाँ भी है, हितोपदेश ये काफ़ी बार पूछा गया है, हितोपदेश, उपख्यान बावनी। ठीक है, ये भी स्वामी अगरदास जी की ही रचना है भाई। सातवां क्वेश्चन है, अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया है कि
है रथ पालकी गेंद ग्रह ग्राम चारों, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। ठीक है भाई, क्या है रथ पालकी गेंद ग्रह ग्राम चारों, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। तो भाई किस कवि ने इस प्रकार से अपना परिचय दिया है? तो भूषण ने, देव ने, प्रताप सिंह ने या पद्माकर ने? तो पद्माकर ने। ठीक है, इस प्रकार से अपना परिचय दिया है भाई। अगला क्वेश्चन है, तिये से सब जोबन मिले भेद ने जानो जात, प्रातः समय निसी घोष के दुओ भाव दर सात। उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो वह संधि का, युवावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, शिशुअवस्था का? तो वह संधि का इसमें क्या है भाई, वर्णन किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा भाई, रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है। तो मिलन है, सोपन है, पथिक है, लेकिन नहुस नहीं है भाई। ठीक है, नहुस नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को ये बताना है नहुस किसका है भाई, खंड काव्य। ठीक है, मैंने पहले भी नहुस के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर बताना भाई। अगला क्वेश्चन है 10वां, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतना, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। जयशंकर प्रसाद की उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सरक की है भाई? समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। और देखो भाई, जो ये पंक्तियां है ये जयशंकर प्रसाद की कविता से ली गई है। कौन सी से? कामायनी से। ठीक है, जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की क्या है, रचना है, और इसकी ये पंक्तियां है कामायनी की। तो इसमें पूछ रखा, आप सभी को पता है कामायनी में क्या है, 15 सरग है। ठीक है, 15 सरग है ना। चिंता से तो प्रारंभ होता है सरग इसका, और आनंद पे क्या है, समाप्ति होती है। मैंने आप सभी को ये लिखवाए हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अगर ये क्लासें भी कंप्लीट नहीं देखी है, 35 आज मैं करवाने लग रही, 35 से 34 भी जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ कर लेना, उसमें मैंने सभी कुछ बताया है। तो वैसे किस सरग की पंक्तियाँ है ये इसमें पूछी गई है? तो श्रद्धा, रहस्य, आनंद या ईड़ा? तो आनंद सरग की ये पंक्तियाँ हैं। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास, जो बाल कृष्ण भट्ट है उनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ध्रुत रसिकलाल, श्यामा सौपा, निसहाय हिंदू, सो अजान एक सुजान? तो सो अजान एक सुजान क्या है, ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या है, उपन्यास है। और इसके अकॉर्डिंग भाई बाल कृष्ण भट्ट के और कौन कौन से हैं, ये नूतन ब्रह्मचारी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? जो सूखा बरगद है इस उपन्यास के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो असगर वजाहत है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है, मंजूर एहतेशाम है, या मेहरुनिशा परवेज है? तो भाई मंजूर एहतेशाम क्या है, इस उपन्यास के लेखक रहेंगे। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और इसके अलावा भाई मंजूर एहतेशाम के और कौन कौन से उपन्यास है, कुछ दिन और जो महत्वपूर्ण है वही बता रही हूँ मैं आपको, कुछ दिन और। ठीक है, एक सूखा बरगद तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, दास्तां ए लापता, दास्तां ए लापता है, दास्तां ए लापता। ठीक है, फिर वह भारत मंजिल, वह भारत मंजिल भाई। ठीक है, एक पहर ढलते हैं, क्या भाई, पहर ढलते, ये इनके उपन्यास रहेंगे मंजूर एहतेशाम के भी। ठीक है, और मंजूर एहतेशाम का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था।
ये भी आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या आएगा भाई यहाँ पे, या लास्य रूपक की संज्ञा दी है। ठीक है, भारतेंदु का ऐसा कौन सा नाटक है जिसको भी भारतेंदु ने नाट्य रासक और लास्य रूपक कहा है। ये दूसरे जो मैंने अभी करवाए हैं, ये जैसे लास्ट से 32वें या 33वें क्वेश्चन में ये आए थे, मैंने आपको बताया था। तो भार जननी, भार दुर्दशा, श्री चंद्रावली या सती प्रथा। तो भार दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है भाई। ठीक है, और जो इनका अंधेर नगरी है नाटक, अंधेर नगरी ये भारतेंदु जी का नाटक है, तो अंधेर नगरी को इन्होंने प्रहसन कहा है। क्या कहा है? प्रहसन कहा। ये भी पूछा जाता है। और जो भार दुर्दशा है, ठीक है, ये भाई हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, पूछा जाता है। राजनीतिक नाटक है भारत दुर्दशा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्र की अन्यापदेशिका शैली पर आधारित है। ठीक है, अन्यापदेशिका शैली पर कौन सा नाटक आधारित है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद का, जो भी कृष्ण मिश्र के संस्कृत प्रबोध चंद्र उदय से लिया गया भी, यानी अनुवाद किया गया है। तो सज्जन, कामना, करुणालय, प्रायश्चित। तो कामना है भी। तो कौन सा? कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जो कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्र की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है। 15वां क्वेश्चन है, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? जो अपनी खबर है वो किस लेखक की आत्मकथा है, ये हमें बताना है भाई। तो पांडे बेचन शर्मा, उगर राहुल संस्कृत्यान, श्याम सुंदर दास या रामविलास शर्मा। तो पांडे बेचन शर्मा उगर की ये आत्मकथा है अपनी खबर भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है। ठीक है, जो अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है वो हमें बतानी है। तो डिप्टी कलेक्ट्री, जिंदगी और जोक, एक और जिंदगी या मौत का नगर। तो एक और जिंदगी ये अमरकांत की कहानी नहीं है भाई। 17वां क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्य किसकी उक्ति है? जो वाक्य रसात्मक काव्य है भाई वो किसकी उक्ति है, ये हमें बताना है। उद्रट की है, विश्वनाथ की है, वामन की है या कुंतक की है। तो वाक्य रसात्मक काव्य किसकी उक्ति है भाई, ये हमें बताना है। तो ये भाई विश्वनाथ, ठीक है, जो विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ है, उनकी ये उक्ति रहेगी। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? ठीक है, जो ध्वन्यालोक है इसके रचयिता कौन है? आनंदवर्धन, भामा, दंडी, उद्भट। तो आनंदवर्धन क्या है? ध्वन्यालोक के रचयिता है। और ध्वनि संप्रदाय के भी यही क्या है? संपादक रहेंगे, प्रवर्तक रहेंगे, सॉरी। 19वां है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जो विरेचन सिद्धांत है उसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? लॉन्जाइन्स है, प्लेटो है, कोलरिज है, अरस्तु है। तो भाई अरस्तु क्या है? विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य रहेंगे अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु ने क्या भाई, जो त्रासदी है उसको क्या है? सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना है अरस्तु ने त्रासदी को भाई। 20वां क्वेश्चन है, लघु मानव की अवधारणा किस आलोचक की है? लघु मानव की अवधारणा किस आलोचक की भी, ये हमें बताना है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की, मुक्तिबोध की, विजय देवनारायण शाही की और जगदीश गुप्त की। तो विजय देवनारायण शाही की लघु मानव की अवधारणा है भाई। और आप सभी को पता है जो विजय देवनारायण शाही है वो आज्ञे जी का जो तीसरा सप्तक है उससे संबंधित है। ठीक है, उसी में इनकी 20 कहानियाँ क्या थी? प्रकाशित हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है 21वां,
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम बताना हमें। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से पूछा गया है भाई। तो कबीर, अमीर खुसरो, दादू दयाल, सुंदरदास। तो भाई सबसे पहले अमीर खुसरो आएंगे क्योंकि ये आदिकाल के कवि है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कबीरदास है। ठीक है, 1398 में भाई इनका जन्म हुआ था। फिर दादू दयाल है, 1544 में हुआ था। सुंदरदास का 1653 ईस्वी में हुआ था भाई जन्म। ठीक है, तो आप सभी को पता है अमीर खुसरो आदिकाल के हैं, कबीर भक्ति काल के, लेकिन संत कवियों में निर्गुण में। ठीक है, दादू दयाल और सुंदरदास ये भी भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, और सगुण धारा से संबंधित हैं। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। रचना काल की दृष्टि से पूछा है भाई, तो आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। तो ये सभी क्या है, रीतिकालीन कवि हैं। क्या भी रीतिकालीन कवि हैं ये सभी, आलम, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव। तो आलम भाई 1623 ईस्वी। ठीक है, घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और ठाकुर का जन्म हुआ था 1763 ईस्वी में, और द्विजदेव का हुआ था 1820 में भी। ठीक है, 1820 ईस्वी में हुआ था। तो पहले आलम आएंगे, फिर घनानंद आएंगे, फिर ठाकुर आएंगे, फिर द्विजदेव आएंगे भाई। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, और ये रीतिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन 23वां, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। स्वदेश संगीत, कुमकुम, राष्ट्रीय मंत्र या रेणुका। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसका है, पहले देखते हैं। राष्ट्रीय मंत्र सबसे पहले आएगा, 1921 का है भाई ये। ठीक है, तो इसमें दो में है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। और किसका है ये, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का राष्ट्रीय मंत्र। ठीक है, उसके बाद स्वदेश संगीत आएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना रहेगी। ठीक है, उसके बाद भाई आएगा रेणुका। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना रहेगी, ये 1954 की रहेगी। ठीक है, और स्वदेश दीपक भाई 1900 समथिंग 22 या 23 के लगभग है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का है ये। और कुमकुम ये भी बाल कृष्ण शर्मा नवीन का 1936 का। ठीक है, तो देखो ऑप्शन तो यही ठीक है, कुमकुम यहाँ पर 1936 में आ रही है। ठीक है, फिर रेणुका या फिर स्वदेश दीपक, ऑप्शन यही ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। जो भी रेणुका है वो कुमकुम के बाद में आनी थी, लेकिन इसमें पहले दी गई है। ठीक है, आप इसको पेपर में अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, जन्म काल के अकॉर्डिंग बताना है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, सत्यनारायण कविरत्न है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या मुकुटधर पांडे है भाई। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनका जन्म भाई 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न का जन्म भाई सत्यनारायण कविरत्न का जन्म भाई 1880 ईस्वी में हुआ था। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। मुकुटधर पांडे का हुआ था 1895 में भाई। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक है। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं उनका जन्म हुआ था 1866 में। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। सत्यनारायण कविरत्न का 1880 ईस्वी में हुआ था, और जो स्नेही जी हैं इनका हुआ था 1883 में, और मुकुटधर पांडे का हुआ था 1895 में भाई। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 25वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो कश्मीर सुषमा, प्रिय प्रवास, मिलन, भारत भारत। तो कश्मीर सुषमा 1904 की रचना है, और किसकी है, श्रीधर पाठक की है भाई कश्मीर सुषमा
श्रीधर पाठक की रचना है, 1904 ईस्वी की है ये। ठीक है। प्रिय प्रवास, जो प्रिय प्रवास है ये आप सभी को पता है, ये भाई ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और समथिंग 1913 की है। कहीं कहीं पे 1909 भी दिया गया भाई इसका। ठीक है। और जो मिलन है, ठीक है, ये मिलन भाई 1918 की है। ठीक है। और किसके, रामनरेश त्रिपाठी की ये भी। और भारत भारती 1912 की है, मैथिली शरण गुप्त जी की। तो देखो पहले कश्मीर सुषमा आएगा। ठीक है, ये दो तो कट गए, पहले में दूसरे में है। कश्मीर सुषमा 1904, फिर 1912 भारत भारती, प्रिय प्रवास 1913 आ गया, मिलन 1918 आ गया भाई। तो अपना सी ऑप्शन ठीक है रहेगा। ठीक है। और कश्मीर सुषमा के लेखक का मैंने क्या नाम बताया था, श्रीधर पाठक। भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। और मिलन के रामनरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है 26वां भाई, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो नाटक दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। पहले है विश्ववंश। ठीक है। शुतुरमुर्ग, कोर्ट मार्शल और रस गंधर्व। तो भाई जो विश्ववंश है, ठीक है, उसका प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी। ठीक। और किसका है ये, राजेश जैन का है। और जो शुतुरमुर्ग है ये है 1966 का। ठीक है भाई। और किसका है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। और जो कोर्ट मार्शल है ये स्वदेश दीपक जी का है, 1994 का। ठीक है। और रस गंधर्व है, जो रस गंधर्व ये 1973 का है भाई। और मणि मधुकर का है, किसका, मणि मधुकर का है ये। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहले सबसे पहले आएगा शुतुरमुर्ग, 1966 है। ठीक है। दो में है भाई, पहला भी कट हो गया, ए भी कट हो गया और सी भी कट हो गया। शुतुरमुर्ग आएगा 1966, दो में है, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है। उसके बाद 1973 रस गंधर्व। तो भाई इसके अकॉर्डिंग अपना बी ऑप्शन ठीक हो गया। फिर 1994 कोर्ट मार्शल, 1999 विश्ववंश। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक हो गया। और मैंने इनके कवियों के क्या नाम बताए थे, लेखकों के। जो शुतुरमुर्ग है उनके लेखक का क्या नाम बताया था, नाटक है ये सभी। ज्ञानदेव अग्निहोत्री। रस गंधर्व के कौन थे, मणि मधुकर। कोर्ट मार्शल के स्वदेश दीपक। विश्ववंश के हैं राजेश जैन भी। अगला प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम। जी प्रेमचंद्र जी दे रखे हैं, इनके उपन्यास दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। पहला है रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि। तो भाई जो रंगभूमि है वो 1925 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। प्रतिज्ञा 1929 में उपन्यास है ये। और गबन 1931 में भाई। और कर्मभूमि भाई 1933 में। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो ए ऑप्शन ही ठीक है। रंगभूमि पहले 1925 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में। और ये सभी वे प्रेमचंद्र जी के उपन्यास रहेंगे। ए ऑप्शन अपना ठीक है। 28वां क्वेश्चन है अपना इस क्लास का भी, देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्री पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। जो मैत्री पुष्पा जी है उनके उपन्यास दे रखे हैं और उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो अलमा कबूतरी, कही इसरी, फाग, चाक, गुना, बेगुना, ये सभी क्या है, मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास रहेंगे। तो अलमा कबूतरी, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। कही इसरू फाग, क्या भाई, कही इसरू फाग, ये 2004 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो चाक है वो 1997 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। गुना बेगुना 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सबसे पहले चाक आएगा 1997 में, उपन्यास है भैया। ए भी कट हो गया, सी भी कट हो गया। चाक यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है। उसके बाद 2000 ईस्वी अब अलमा कबूतरी, तो ये रहा भाई डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 2000 में है भाई, 2004 में कही इसरू फाग। ठीक है। फिर 2011 में गुना बेगुना, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और ये सभी उपन्यास भी मैत्री पुष्पा के रहेंगे।
अगला है निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाले। तो सबसे पहले इंदुमती आएगा। आप सभी को पता है इंदुमती सबसे पहले आएगा भी। ठीक है, तो इंदुमती का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1900 ईस्वी। और ये किसकी कहानी है? ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। फिर है प्लेग की चुड़ैल, ये है मास्टर भगवान दास की। किसकी? मास्टर भगवान दास की है। और 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था। 11 वर्ष का समय 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल जी की ये कहानी है। धुलाई वाले का प्रकाशन 1907 में ही हुआ था। और ये राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। ठीक है भाई, राजेंद्र बाला घोष की ये कहानी रहेगी, यानी बंग महिला की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। पहले इंदुमती 1900 में, 1902 में प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय 1903 में, फिर 1907 में धुलाई वाली। ठीक है, इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। प्लेग की चुड़ैल के मास्टर भगवान दास। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी। धुलाई वाली बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष पे। अगला क्वेश्चन है 30वां। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताना। भाई पाश्चात्य आलोचक दे रखा है, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। जो कोलरिज, क्रोचे, आइए, रिचर्ड, मैथ्यू आर्नल्ड। तो कोलरिज का 1772 ईस्वी पर में इसका जन्म हुआ था। और क्रोचे का भी 1822 में। आइए, रिचर्ड का, सॉरी भाई एक मिनट, कोलरिज का 1772 में। ठीक है, और जो क्रोचे है उसका हुआ था 1866 में। ठीक है, और आइए, रिचर्ड का हुआ था 1893 में। मैथ्यू आर्नल्ड का हुआ था 1822 में भाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो कोलरिज सबसे पहले आएंगे, इसलिए 2 तो कटोगे। ये ऑप्शन अपना रहेगा नहीं, क्योंकि 1772 पहले, फिर आएगा मैथ्यू आर्नल्ड 1822, फिर 1866 क्रोचे, लास्ट में आएगा आइए, रिचर्ड 1893 ईस्वी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 31वां क्वेश्चन है अपना मिलान का। ठीक है, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ मिलान करना है। भाई एक तरफ कवि दे रखे, दूसरी तरफ इनके आश्रयदाता जहाँ पर ये रहते थे उनके क्या है, राजाओं के नाम दे रखे। तो उसका हमें क्या करना है? मिलान करना है। जो घनानंद है, ठीक है, वो किसके आश्रय में रहते थे? कौन से राजा के आश्रय में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला इनके आश्रय में रहते थे, यानी ए का 2। जो पद्माकर है वो किसके उसमें रहते थे? वो जगत सिंह के आश्रय में रहते थे। ठीक है, बी का 3 भाई। केशवदास ओरछा नरेश के पास रहते थे, आश्रयदाता कवि राजा थे इनके ये। और जो देव है ये किसके पास रहते थे? आजम शाह। ठीक है, डी का 5 भाई। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5। तो अपना भाई देखते हैं। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। भाई एक तरफ पात्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ काव्य दे रखे हैं। ठीक है, उनसे संबंध, तो इनका क्या करना में मिलान करना है भाई। ठीक है, केमास, जो केमास है वो किससे संबंधित है? वो पृथ्वीराज रासो से है। तो ए का 3। परमाल, ये किससे संबंधित है? ये है आलाखंड से भाई। तो बी का 1। राघव चेतन, जो राघव चेतन है ये पद्मावत से संबंधित है। सी का 5। और इब्राहिम शाह, जो इब्राहिम शाह है ये कीर्तिलता से संबंधित है भाई। तो डी का 2। ठीक है, केमास, परमाल, राघव चेतन, इब्राहिम शाह, ये क्या है? पात्र है काव्य के।
और आलाखंड, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत ये क्या हमारे काव्य हैं। ठीक है, जो ये काव्य हैं इनके अंदर ये पात्र है। ठीक है, इसलिए इनका यहाँ पे निशान लगा हुआ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, कैमास किसका पात्र है? पृथ्वीराज रासो का। परमाल किसका पात्र है? आलाखंड का। राघव चैतन्य किसका पात्र है? पद्मावत का। और इब्राहिम शाह किसका? कीर्तिलता का भी। ठीक है, तो ए का 3, बी का 1, ए का 3 हो गया भाई, बी का 1 हो गया, सी का 5 था और डी का 2। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला 33वां क्वेश्चन, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना भाई। काव्य पंक्तियां दे रखे, दूसरी तरफ कवि दे रखे और इनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सारे तो नहीं आएंगे, नहीं आएगी भाई, फिर दिखेगा नहीं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। पहली पंक्ति है हमारी, हे मेरी तुम आओ बैठो, हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें। हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें। तो ये भाई जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की है। तो ए का 3 हो गया हमारा। ठीक है, अगली पंक्ति है बी, और वह सुरक्षित नहीं जिसका नाम हथियारों की सूची में नहीं। क्या भाई? और वह सुरक्षित नहीं जिसका नाम हथियारों की सूची में नहीं। तो ये पंक्ति किसकी है? ये है भाई धूमिल की। तो बी का 1 हो गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, साम्यवाद के पथ में साम्यवाद के पथ में लीड क्या करते हैं? मानवता का पोस्टर देखा, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने। साम्यवाद के पंथ में लीड क्या करते? मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने। तो ये किसका? ये त्रिलोचन शास्त्री का भाई। तो सी का 4 हो गया। ठीक है, ए का 3 था, बी का 1 था। ठीक है, ए का 3 था और बी का 1 था भाई, और सी का 4 हो गया। ठीक है, अगली है पंक्ति हमारी, कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाक यह तुम थी। क्या भाई? कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाक यह तुम थी। ये किसके? ये नागार्जुन जी की है। तो नागार्जुन जी कहाँ पे आएंगे? 2 पे आएंगे। ठीक है, डी का 2 हो गया। देखो भाई, ए का 3 था, बी का 1 था। ठीक है, ए का 3 था, बी का 1 था। ए का 3, देखो ए का 3, बी का 1, डी का 2। ठीक है, नागार्जुन थे ना, और सी का 4। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। फिर से काव्य पंक्तियां दे रखी है और कवियों के साथ क्या करना? सुमेलित करना है। तो देखते हैं, आती है क्या कंप्लीट? नहीं आएंगे भाई ये। पहली पंक्ति है, जीवन तेरा शुद्ध अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो ये किसकी पंक्ति है भाई? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, और जयशंकर प्रसाद हमारे 4 नंबर पे आएंगे। तो ए का क्या होएगा? 4 होएगा। बी है, जो सोए सपनों के तन में वे जागेंगे, यह सत्य बात जो देख चुके जीवन निश्चित वे देखेंगे जीवन प्रभाव। ठीक है भाई, जो सोए सपनों के तन में वे जागेंगे, यह सत्य बात जो देख चुके जीवन निश्चित वे देखेंगे जीवन प्रभात। तो ये पंक्ति किसकी? ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। तो बी का 1 हो गया। ए का 4, बी का 1 भाई। ठीक है, अगला है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। ठीक है, ये निराला जी की है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु, ये निराला जी की है भाई। सी का 2 हो गया। ए का 4, बी का 1, सी का 2। पहले मिलान कर लेते हैं लास्ट वाली पंक्ति है, फिर हम आपको बता दें कौन से कवि की है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2। ए का 4 हो गया, बी का 1, सी का 2 हो गया भाई।
ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा और सभी कट जाएंगे। तो लास्ट वाली पंक्तियाँ डी, ये देखते हैं किसकी है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्या भाई, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये किसकी पंक्ति है? ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं भाई। किसके? महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ रहेंगी। तो डी का 3, और यहाँ पर भी डी का 3 ही था, ये रहा। लेकिन मैंने आपको पंक्तियाँ पढ़ के बतानी थी जिससे आपको वो ध्यान में आ जाए जब पेपर में आए तो। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है अपना, काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना। भाई काव्य ग्रंथ दे रखे हैं और उनके कवियों के साथ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं। अमूला, ठीक है, अमूला त्रिलोचन शास्त्री की है, ए का 4। पलाशवन, पलाशवन है नरेंद्र शर्मा की, बी का 5 हो गया भाई। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है, तो सी का 2 हो गया। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, तो डी का 1 हो गया भाई। अमोला त्रिलोचन शास्त्री, पलाशवन नरेंद्र शर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। तो ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1। ए का 4, बी का 5, ए का 4, ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की नाट्य उक्ति को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, नाट्य उक्तियों को भाई नाटक के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अपना। 36वां क्वेश्चन अपनी क्लास का, देखते हैं भाई। ये सभी अंधेर नगरी, विशेष्य विश्वमोदकम, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारदुर्दशा, ये सभी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है भाई। ठीक है, तो देखते हैं। प्यारी वे अधम से लड़े, हम तो प्यारी वे अधर्म से लड़े, हम तो अधर्म नहीं कर सकते। हमें आर्यवंशी लोग हम धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। तो जो ये नाटक की उक्तियाँ हैं वो कौन से नाटक की हैं? तो ये भी नील देवी की हैं। किसकी हैं? नील देवी की हैं। प्यारी वे अधर्म से लड़े, हम तो अधर्म नहीं कर सकते। हम आर्यवंशी लोग हम धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। तो ये नील देवी की है भाई, यानी ए का 4। क्या है भाई? ए का 4 है। अगला है, देखते हैं। ए का 4 हो गया। को नहीं पकड़त मेरे हाथ, 20 कोटि सूत होत, फिरत में हा हा होय अनाथ। क्या भाई? को नहीं पकड़त मेरे हाथ, मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत, फिरत में हा हा होय अनाथ। तो ये किसकी है? ये भारत दुर्दशा की काव्य नाट्य पंक्ति है भाई। सॉरी, नाट्य पंक्ति रहेगी भारत दुर्दशा की। तो ए का 4 था, बी का 5 है भाई। तो देख लेते, मिलान कर लेते हैं, आगे देखेंगे अगर नहीं मिला तो भाई। ए का 4 हो गया, बी का 5। बी ऑप्शन वैसे ठीक रहेगा, और तो कहीं पे मिलान नहीं होता। फिर भी हम अपनी पंक्तियों, जो नाट्य की पंक्तियाँ, उसको मिलान कर लेते हैं। सी और डी रह गए हमारे। चना हाकिम सब जो खाते हैं, सब पर टूना टिकस लगाते हैं। क्या भाई? चना हाकिम सब जो खाते हैं, सब पर दूना टिकस लगाते हैं। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है भाई अंधेर नगरी की। किसकी है? अंधेर नगरी की है। तो अंधेर नगरी कहाँ थी? ए में थी भाई, ए में थी। सी का ए भाई। ठीक है, सी का ए। देखो बी ऑप्शन में ना, सी का ए, ये रहा। बी ऑप्शन वैसे ठीक था अपना। अगली पंक्ति है काव्य की, नाटक की, सॉरी। हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा न हो तो तथापि अपने कर्मों से वह स्वर्ग को अधिकारी तो हो जाएगा। क्या भाई? हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा न हो तो तथापि अपने कर्मों से वह स्वर्ग का अधिकारी तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी है? सत्य हरिश्चंद्र की पंक्ति है भाई। सत्य हरिश्चंद्र, यानी डी का 3 भाई। ठीक है, डी का 3 ये रहा। ठीक है, ये रहा डी का 3। बी ऑप्शन ठीक है अपना।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना। कोई पात्र दे रखे हैं और एक तरफ क्या है, उपन्यास है। इनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई इनको भी सुमेलित हम। भुवन, तो भुवन किसका पात्र है? तो भुवन है भाई नदी के द्वीप का, ए का 5। और जो नदी के द्वीप है ये किसका उपन्यासी है? अज्ञे जी का भाई। जो जोहरा है, ठीक है, जोहरा ये गबन का पात्र है, ठीक है। और गबन किसका? प्रेमचंद्र का है, यानी बी का 4। कालीचरण, जो कालीचरण है वो मैला आंचल का पात्र है, ठीक है। और मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। और जो रैकवे है, जो रैकवे है, ठीक है, वो किसका पात्र है? जो रैकवे है वो है अनाम दास का पोथा, ठीक है। ये उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भाई। तो डी का 2, सी का भाई 3 था, ठीक है। तो ए का 5, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2। सी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई अपना इस क्वेश्चन का। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करो। भाई एक तरफ कहानी दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं, इनका क्या करना है? मिलान करना है भाई। तो करते हैं हम इनका मिलान। तो कसाईवाड़ा, कसाईवाड़ा किसकी कहानी है? कसाईवाड़ा शिव मूर्ति की, किसकी है भाई? शिव मूर्ति की है। और जो तिरछ है ये किसकी है? ये उदय प्रकाश की है। तो ए का 2 हो गया और बी का 4 हो गया भाई। एक प्लेट सैलाब ये मन्नू भंडारी की है, क्या है? ये कहानियाँ हैं, ठीक है। सी का 1। डोलफिल जल रहे हैं, क्या भी? डोलफिल जल रहे हैं, ये है मृदुला गर्ग का, डी का 3। तो देखते हैं भाई, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। ए ऑप्शन अपना ठीक ही रहेगा, सी का 1, डी का 3 भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो करते हैं। रचना दे रखे, रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। तो श्रृंगार प्रकाश किसकी है? ये भोज की है, श्रृंगार प्रकाश भोज की है, ए का 4। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है, ठीक है। तो बी का 5 हो गया। 10 रूपक, जो 10 रूपक है ये धनंजय की है भाई, किसकी है? धनंजय की है, सी का 1। और श्रृंगार तिलक हो गई रुद्र भट्ट की, रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक, डी का 2। तो ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। ए का 4 हो गया भाई, बी का 5 हो गया। ए का 4, बी का 5, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना ठीक है। सी का 1 है और डी का 2 है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो करते हैं। सेक्रेट वुड, जो सेक्रेट वुड है वो किसकी है भाई? वो टी.एस. इलियट की रचना है, ए का 3। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन किसकी है? F.R. लिविस की है, F.R. लिविस की है, यानी बी का 4। लैंग्वेज एंड एसेज, तो लैंग्वेज एसेज है ये किसकी है? R.P. ब्लैकमर की है, ठीक है। सी का 1 हो गया भाई। एक ग्रामर ऑफ मोटिव्स, मोटिव्स है, ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स, तो एक केनेथ ब्रैक की है, तो डी का 2, डी का 2 हो गया। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 3, बी का 2, ए का 3 हो गया भाई। ए का 3, बी का 4 था, ए का 3 था ना, एक दोबारा से देखती हूँ। ए का तो 3 हो गया और बी का 4 था। रेवोल्यूशन किसकी थी? F.R. लिविस की थी, ठीक है। तो बी का 4, ए का 3, बी का 4, ठीक है। सी का 1 था, डी का 2 था भाई। आगे है भाई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, इनको देखते हैं हम। तो 41वां क्वेश्चन है अपना, कविता ब्रह्म प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंत्य प्रकृति का प्रकाशन है, ठीक है भाई।
क्योंकि कविता मनुष्य की भावात्मक सत्ता का सृष्टि में विस्तार करती है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक रहेगा। ए भी सही है, आर भी ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 42वां, स्थापना। 42वां क्वेश्चन है भाई, मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है, ठीक है, इसलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों ही ठीक है, ये भी ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन 43वां, वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी भाई, ये भी दोनों ही ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। 44वां क्वेश्चन है, चमत्कार वह प्रक्रिया है। क्या भाई, चमत्कार वह प्रक्रिया है जिससे चित्त का विस्तार होता है, रसास्वाद और चमत्कार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं। ये क्या है, गलत है भाई। इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य में कई चमत्कार बिंदुओं का उल्लेख हुआ। ये भी क्या है, गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। 45वां क्वेश्चन रहेगा, 45वां क्वेश्चन रहेगा भाई, अवस्थानुकृति नाट्यम अर्थात अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। ये क्या है, गलत है, क्योंकि नाटक में लोग के सुख दुख का अनुकरण आंगिक अभिनय द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, तो ए गलत है और आर सही है भाई। तो ए गलत यहाँ है, यहाँ ये गलत हो गई, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ए गलत है, आर सही है भाई। अगला है 46वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक अवतरण दे रखा, उसको पढ़कर हमें क्या करने, अपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पढ़ते हैं, भाव की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं। क्या भाई, भाव की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव क्या है, ठहरते हैं। कौन कौन से दो भाव, करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है। क्या भाई, जो करुणा है उसकी गति कैसी होती है, रक्षा की ओर होती है, और प्रेम की रंजन की ओर। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, जो करुणा है उसकी गति तो रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर होती है। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है। जो लोक है उसमें प्रथम साध्य किसको माना, रक्षा को माना है। रंजन का अवसर उनके पीछे आता है। अतः साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरती है। क्या भाई, अतः साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरती है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित्र को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने करुणा को ही एकमात्र रस कह दिया। रामायण का बीज भाव करुणा है, जिसका संकेत कोंच को मारने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुंह से निकले वचन द्वारा आरंभ ही में मिलता है। उसके उपरांत भी बालकांड के 15वें सर्ग में इसका आभास दिया गया है, जहां देवताओं ने ब्राह्मण से रावण द्वारा पीड़ित लोक की दारुण दशा का निवेदन किया है। उक्त आदि काव्य के भीतर लोक मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का और मारीच के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता हरण होने पर उसमें आत्म गौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, जो लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम परिवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकारी सुख के विधान का अवकाश मिलता है। तो ये क्या था भाई, हमारा अवतरण था। तो इसको पढ़कर हमें अपने ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है यूजीसी नेट में क्या है, हमेशा ही एक अवतरण आता है।
तो 46वां क्वेश्चन है, साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य का बीज भाव करुणा है, क्योंकि। क्यों है भाई, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा ना आपको, साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य का बीज भाव करुणा है। क्यों है भाई, लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, करुणा की गति रक्षा की ओर नहीं, ये तो ठीक गलत है। मंगल विधान में करुणा का अवसर पीछे आता है, क्या भाई, जो मंगल विधान होता है उसमें करुणा का अवसर किस में आता है, पीछे आता है। 46 का सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 47वां, लोक में प्रजारंजन के सुख विधान का अवकाश कब मिलता है। ठीक है, तो कब मिलता है ये हमें बताना है। ठीक है, सुख विधान का अवकाश कब मिलता है, लोक जब आत्मगौरव प्राप्त करता है तब, लोक में जब दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का योग होता है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भी लोक में जब दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का योग होता है तब लोक में प्रजारंजन के सुख विधान का अवकाश मिलता है। 48वां क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग का महत्व किसमें प्रतिष्ठित है। ठीक है भाई, जो पंचवटी प्रसंग का महत्व किसमें प्रतिष्ठित है ये हमें बताना है। तो लोक मंगल की शक्ति के विकास में, लोक रंजन के विकास में, ठीक है, या लोक कल्याण में, लोक कल्याण से विरक्ति में। तो लोक कल्याण से विरक्ति में क्या है, पंचवटी प्रसंग का महत्व बताया गया भाई। 49वां क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में सीता हरण प्रसंग को क्यों उद्धृत किया गया है। ठीक है भाई, जो उपयुक्त हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें सीता हरण प्रसंग को क्यों लिया गया है ये हमें बताना है। लोक के प्रति करुणा को व्यक्त करने हेतु, पहला ही ऑप्शन अपना ठीक है भाई, लोक के प्रति करुणा को व्यक्त करने हेतु इसका क्या है, इस प्रसंग का उद्धृत किया गया है। 50वां क्वेश्चन है, लोक मंगल के उदय का आधार कौन सी घटना है। ठीक है भाई, लोक मंगल के उदय का आधार कौन सी घटना है ये हमें बताना है। तो निषाद का आचरण, सीताहरण, ताड़का और मारीच का दमन, रावण द्वारा लोक को पीड़ित करना। तो सीताहरण लोक मंगल के उदय के आधार का ये घटना है भाई ये। ठीक है, लोक मंगल के उदय के आधार की घटना कौन सी है, सीताहरण है भाई। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा 50वें क्वेश्चन का भाई। इसी के साथ ही क्या है, आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक भी आप ज़रूर से ज़रूर किया करें भाई। और जो मैं कमेंट में आपसे क्वेश्चन करती हूँ तो उनका आंसर भी आप ज़रूर देने की कोशिश कीजिए। और भाई मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ठीक है, उसका लिंक क्या है मेरे अबाउट में है चैनल में, और जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर ये PDF अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कर लेना भाई। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।